Hello everyone, welcome to Unique Academy. How are you all? I hope you're doing great. Right? तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. We started with social studies. Right? तो हमने स्टार्ट किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन. So this is the second video in French Revolution. Right? जिसने भी मिस किया है फर्स्ट को एंड ट्रैक द वीडियो इन द ऐप. राइट, ऐप पे जाइए, इस वीडियो को ट्रैक कीजिए, पार्ट 1 देखिए, फिर ही पार्ट 2 पे आइए. ठीक है, तब आपको इसको डिटेल में समझा जाएगा. एल्स यू विल मिस समथिंग, यू विल अंडरस्टैंड इन बिट्स एंड पीसेस, तो कंप्लीट क्लैरिटी नहीं आएगी. ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं. मतलब बेसिकली हमने समझा था कि वहां पे कंपोजिशन कैसा है. राइट, हु आर द नोबल्स, हु आर द क्लर्जी, व्हाट वाज द रोल ऑफ लुइस 16, लुइस 14 ने क्या किया था. राइट, हाउ वाज द फंक्शनैलिटी, हाउ वाज द सोसाइटी ऑपरेटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने समझा था. एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ टैक्सेस, किसका पॉपुलेशन कितना है, ये सब हमने बात समझी थी. ठीक है, अब हम समझते हैं जब इतना सब हो रहा था दैट हमने समझा कि वहां पे बिकॉज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन वहां पे इन्फ्लेशन आया था. राइट, प्राइसेस हाई हुए थे. तो अब थोड़ा बात समझते हैं आगे. और अब आप समझेंगे जब इतना सब कुछ वहां पे चल रहा था तो वहां पे क्या हुआ, राइज होना स्टार्ट हुआ. किसका? मिडिल मैन का, मिडिल क्लास का राइज होना स्टार्ट हुआ. मीन्स व्हाट, थर्ड स्टेट था. वी अंडरस्टूड थर्ड स्टेट है, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट. इसमें क्लर्जी है, इसमें नोबल्स है. थर्ड स्टेट में अगेन दे आर फर्दर डिवाइडेड, जहां पे हायर मिडिल क्लास जिनको बर्जुआ क्लास बोलते हैं हम. राइट, फिर प्लीजेंट्स है और फार्मर्स है. राइट, तो यहाँ पे जो ये मिडिल क्लास के अंदर, जो थर्ड स्टेट के अंदर अपर मिडिल क्लास थे, मतलब ये वो लोग थे हु वर एजुकेटेड. राइट, एजुकेटेड इन द सेंस दे वर डॉक्टर्स, राइट, दे वर लॉयर्स, दे वर टीचर्स, साइंटिस्ट एक्सेट्रा. इनका राइज हुआ, इवन एडवोकेट्स. ठीक है, अब बात क्या समझना है, बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज. राइट, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज या बिकॉज ऑफ ट्रेड. ट्रेड के कारण क्या हुआ, वो बाहर घूमने लगे. दे स्टार्टेड विजिटिंग अदर कंट्रीज. अदर कंट्रीज मतलब उस जमाने में डिफरेंट मोरास के अंदर अलग अलग टेरिटरी था जिसमें रूल कर रहे थे. तो दे स्टार्टेड विजिटिंग XYZ. तो जब वो वहां पे आते थे तो वहां से उनको पता चला कि वहां पे तो कुछ इक्वालिटी, कुछ फ्रीडम है लोगों को, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है वहां पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उनसे क्या हुआ, दे स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस कि अब हमें भी ये बेसिक राइट्स चाहिए. दे स्टार्टेड डिमांडिंग दिस इन देयर ओन कंट्री या फिर विद देयर ओन मोनार्क. तो बेसिकली क्या समझना हमें, राइज ऑफ मिडिल क्लास मतलब क्या है, वो ट्रेडर्स, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो बाहर जाते थे फ्रेंच के अलावा डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कॉलोनीज में ट्रेड करने के लिए. वहां पे आके उनको पता चला कि वहां पे कोई मोनार्क तो फ्रीडम दे रहा है. राइट, वहां पे कुछ लिबरल राइट्स भी है जो हमारे पास नहीं है. इससे क्या हुआ, उनको ये समझदारी आई, दे स्टार्टेड डिमांडिंग इन देयर ओन कंट्री. तो बेसिकली क्या समझना है कि कल तक जो ये मोनार्क थे, मतलब कि जो ये नॉर्मल पीजेंट्स थे, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज उनके पास क्या हुआ, उनके पास थॉट्स आए, एनलाइटमेंट हुआ, उनको नए नए आइडियाज आए, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये समझेंगे हम. तो उससे क्या हुआ, नए आइडियाज पेनिट्रेट होना स्टार्ट हुए एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग दिस. तो इससे एक स्ट्रगल स्टार्ट होगा. स्ट्रगल स्टार्ट होगा मतलब कि दे विल क्वेश्चन द अथॉरिटी. मतलब क्या होगा, एक स्ट्रगल स्टार्ट होगा. अब वो क्या करेंगे, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे. किसको? मोनार्क को, कि बताओ आप, हाउ आर यू एबल टू रूल दिस. साइंटिफिक टेम्परमेंट आएगा उनमें कि साइंटिफिकली प्रूव करो जो आप बोल रहे हो सब सही है कि नहीं. राइट, शो मी द डॉक्यूमेंट्स, किसने आपको राइट्स दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हमने क्या समझा, यहां पे राइज किसका हो रहा है, मिडिल क्लास का. जैसे ये बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज ये ऐसे आगे उनका नए थॉट्स, आइडिया स्टार्ट हुए. तो द 18th century विटनेस द एमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म एज द मिडिल क्लास, जो कि थे डॉक्टर्स, एडवोकेट्स एक्सेट्रा. ऑल दिस वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड. एजुकेटेड मतलब क्या था, दे हैड अंडरस्टैंडिंग, लिटरेसी थी, दे कैन रिलेट, दे कैन क्वेश्चन. देखो हम आपको मतलब कि कोई भी आदमी एजुकेशन क्यों लेना चाहता है, ताकि यू कैन क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी आएगा, देन यू कैन क्वेश्चन, और उससे आप कुछ नई थीसिस लेके आओ. राइट, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ बना कैसे था, वाई सन इज राउंड. राइट, वाई आर वी रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ अपने आप पे क्यों घूमता है. इससे हम नए नए आइडियाज आते हैं, फिर नए नए हमने डिस्कवरी की. राइट, जिससे हमें पता चला कि भाई हाँ, अर्थ अपने आप पे रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, उसके से सीजन्स में चेंज आ रहा है एक्सेट्रा. ये सब क्यों कब हुआ, जब हमने पढ़ाई करना स्टार्ट की, एजुकेशन क्लास थी, हम क्यूरियोसिटी से हम उसको स्टार्टेड क्वेश्चनिंग. राइट, तो यहीं पे ये हुआ, जब इनको ये बाहर ट्रेड करने गए तो वहां पे उनको कुछ बच्ची बात पता चली. सेकंड, द एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन. राइट, जिससे उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया मोनार्की के, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क को, अथॉरिटी को. एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ. मतलब जो वर्ना सिस्टम वहां पे प्रेवलेंट था, मतलब क्या था वर्ना सिस्टम में, वहां पे था कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. ऑल द बर्डन विल बी ऑन थर्ड स्टेट. राइट, एंड किंग कैन रूल बिकॉज ऑफ द डिवाइन राइट्स, इसलिए वो एब्सोल्यूटिस्ट है. तो उन्होंने सबको डिस्कार्ड किया, बोले ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, बाय बर्थ नहीं होना चाहिए.
दिस शुड बी बाय योर वर्क। तो ये सब कब होगा? जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, राइट, व्हेन यू स्टार्ट गेनिंग द नॉलेज, थॉट्स एक्सेट्रा। तो इन्होंने भी यही किया। इन द ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय शुड नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, रादर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट बी डिपेंड ऑन हिज मेरिट। मेरिट मतलब उन्होंने क्या काम किया है, राइट, व्हाट ऑक्यूपेशन इज एंड व्हाट इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। समझा? उन्होंने बोला अभी ये जो बर्थ है हमको मेरिट पे आना पड़ेगा। क्यों? इसमें क्या है रोल? थॉट्स का, नए आइडियाज का, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एजुकेशन, आइडियाज एक्सेट्रा। ठीक है, सो दिस आइडियाज डिमांडेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल। मतलब कि क्या था, इन्होंने स्टार्ट किया डिमांड करना लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। मतलब देखो, लिबर्टी मीन्स व्हाट, कि हम फ्री है, राइट, वी शुड नॉट बी बोम्बार्डेड विथ द मोनार्कियल ड्यूज एक्सेट्रा, जैसे कि फ्यूडलिज्म था वहां पे, फिर सर्वडम था, यू आर फोर्स टू वर्क, थर्ड एस्टेट को फोर्स किया जाता था सेकंड एस्टेट और फर्स्ट एस्टेट के लिए काम करे, राइट। तो उन्होंने कहा हम फ्री है, यू कांट गवर्न अस इन द नेम ऑफ गॉड, अगर है तो प्रूव करो। तो इसलिए लिबर्टी आई। इक्वालिटी मीन्स व्हाट, कि वी ऑल आर इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ अ क्लास, फर्स्ट एस्टेट है, सेकंड एस्टेट है, थर्ड एस्टेट है, सब लोग इक्वल है। तो इसी का रोल की वजह से क्या हुआ, एक नया एरा स्टार्ट हुआ वहां पे, एक न्यू एरा, एक नया एरा स्टार्ट हुआ जहां पे पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी, क्वेश्चनिंग द पावर अथॉरिटी ऑफ द मोनार्क। अब मोनार्क कौन है हमारे यहाँ? लुई 16 है, राइट। अब लुई 16 भाई साहब हमने समझा ये वीक एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये सबको हैंडल नहीं कर पाएगा और वहां पे सब टर्मोइल स्टार्ट होगा, ठीक है, और इंस्टेबिलिटी आएगी। तो एक मिनट देता हूं, आई रब दिस इन शॉर्ट, राइट, व्हाट इज मिडिल क्लास, व्हाट वाज देयर रोल एंड हाउ द न्यू आइडिया स्टार्टेड पेनिट्रिंग इन द सोसाइटी। ठीक है, टेक योर टाइम एंड राइट दिस। तो चलो, आई होप यू मस्ट हैव रिटन दिस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ इन केस देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइज तो उसको अवॉइड कर लेना, राइट। अब क्या है, ऑलमोस्ट लॉकडाउन इज ओपन, राइट, सो पीपल स्टार्टेड लाइक दे आर फ्रस्ट्रेटेड सिटिंग एट होम, तो चालू हो गई वो यहाँ आवाज आना, ठीक है, तो थोड़ा अवॉइड करना। अब आते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस पे। उसके पहले हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी, तो थोड़ा ध्यान देना। देखो, एक मिनट देना बस। हाँ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब क्या? योर बेसिक नेसेसिटी, योर बेसिक नेसेसिटी या फिर बेसिक नीड्स, जो बेसिकली क्या है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, राइट। ये दोनों को भी अवॉइड करता है। सबसे पहले तो फूड है ना, ये फूड अगर फुलफिल नहीं होगा तो आपको शेल्टर में रहने का मजा नहीं आएगा। अब फूड और शेल्टर नहीं होगा तो फिर क्लोथिंग तो दूर की बात है। सबसे प्राइमरी इज फूड। जब खाना होगा पेट में तभी रहने की बात करोगे, तभी नए कपड़े पहनने की बात करोगे, तो फूड। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब क्या था कि उनको एक टाइम का, वन टाइम मील का भी चैलेंज हो गया था, राइट। अब ये सब कैसे हुआ, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, और कैसे वो ऐसे रास्ते पे आ गए थे जिससे उनमें क्या होगा, टर्मोइल होगा। फिर राइज ऑफ क्या एनलाइटनमेंट थिंकर्स जो बोलेंगे कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन केस मोनार्की की वो उसको फुलफिल करे, और वहां से टर्मोइल स्टार्ट होगा, और हाउ द सिचुएशन और द पॉलिटिक्स विल चेंज देयर। उसके पहले समझते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है, ध्यान देते चलना। देखो, एन एक्सट्रीम सिचुएशन व्हेन इवन द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मतलब या फिर उसको मिल ही नहीं पा रहा है, जैसे कि फूड, एक टाइम का खाना खाना भी चैलेंज हो गया है, राइट। ऐसा कब हुआ? उसके 3-4 कॉजेस थे। सबसे पहले तो वहां पे रैपिड इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन का, मतलब कि देखो अबाउट 23 मिलियन इन 70 टू 28 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गया वहां पे। अब क्या हुआ, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सेकंड, दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फ्रूट। मतलब देखो, बात समझना है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बस एक मिनट देना। सो करते हैं रब, ठीक है। अब ध्यान देना कि क्या बता रहा हूं, वरना बाउंसर जाएगा। देखो, सबसे पहले तो क्या था, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन था। सेकंड, ये पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है? दे आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, फूड। अब हमारे पास फूड तो लिमिटेड है, जिस क्वांटिटी में या फिर जिस स्पीड में पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, क्या उस स्पीड में फूड इंक्रीज हुआ? नहीं। तो क्या हुआ यहां पे, देखो पॉपुलेशन तो बढ़ गया पर फूड लिमिटेड था, इसलिए फूड क्वांटिटी डिक्रीज हुई। समझो पॉपुलेशन पहले 1 था, अब वो हो गया 10, पर हमारे पास फूड तो 1 ही है, मतलब वी आर लैकिंग फॉर 9। अब इससे क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ फूड क्या हुआ, वो डिक्रीज हुई, ठीक है। समझा आपको, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ, फूड उस
उस स्पीड से बढ़ा नहीं, फूड प्रोडक्शन उस स्पीड से बढ़ा नहीं तो क्या हुआ, वहाँ पे फूड का जो प्रोडक्शन था या फिर फूड की क्वांटिटी थी वो क्या हुई, डिक्रीज हुई। ठीक है, इतना लिखा है, इतना समझा आपको। 1 मिनट था, उसको लिखो एक बार, फिर आगे समझाता हूँ इन्फ्लेशन कैसे आएगा। राइट दिस, लिखिए लिखिए, यहां पे मत देखिए, लिखिए। चलो लिख लिया होगा, राइट। अब इसको करते हैं रब। अब हमने समझा कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ, वहां की जो फूड की क्वांटिटी थी वो लिमिटेड थी या फिर उतनी रही, जिससे क्या हुआ, क्वांटिटी डिक्रीज हुई। क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो क्या हुआ, वहां पे फूड प्राइसेस बढ़ेंगे। कैसे समझता हूं, देखो, समझो कि आप आइसक्रीम लेने गए हो, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे आइसक्रीम। ठीक है, अब समझो कि वो आइसक्रीम वाले के पास सिर्फ 2 आइसक्रीम है, समझो 20 आइसक्रीम्स है। ठीक है, और लेने वाले क्या है, 2 आदमी है, लेने वाले 2 आदमी है। थोड़ा आराम से रफ करते हैं इसको और आराम से समझते हैं, ध्यान देना, थोड़ा टेक्निकल है। देखो आइसक्रीम है, ठीक है, अब आइसक्रीम सेलर के पास 20 क्वांटिटीज़ है। ठीक है, और बायर्स कितने हैं, 2 है। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, सिर्फ 2 बायर्स है, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है और डिमांड जो है वो कम है। क्यों, सिर्फ 2 लोग डिमांड कर रहे हैं ना। अब देखो होगा क्या, अब ही विल से कि आई कैन गिव यू मैक्स 2 रुपीज़, ही विल से आई कैन गिव यू मैक्स 1.5 रुपीज़। अब इनका डिमांड है भाई मैं 5 रुपये में बेचूंगा कम से कम। अब बात समझो, जब डिमांड ही कम है तो ही कांट इंक्रीज द प्राइजेस। क्यों, अब ये 5 रुपये बोलेगा तो इसमें से कोई खरीदेगा क्या, नहीं। अब इसका क्वांटिटी ज़्यादा है और इसका टाइम लिमिट है, ये फ्रेजाइल है, राइट, 2 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकता वरना खराब हो जाएगा। तो लास्ट में क्या करेगा, ही विल सेल टू द हाइस्ट बीडर। हाइस्ट बीडर कौन है यहाँ पे, 2 रुपये वाला, तो ही विल सेल टू हिम। अब क्या हुआ वापस, अभी ये तो चले गए, अभी एक ही डिमांड है एंड हिज डिमांडिंग की 1.5, तो मजबूरी में ही हैव टू डिक्रीज हिज प्राइजेस। ही हैज टू क्या करना पड़ेगा इसको, ही हैज टू डिक्रीज हिज प्राइजेस ताकि वो डिमांड को मैच कर पाए, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर उसने नहीं बेचा तो क्या होगा, वो डिमांड वाले डिमांड नहीं करेंगे और चले जाएंगे, तो इसके पास जो क्वांटिटी पड़ी है वो खराब हो जाएगी। तो पहले तो उसने जो हाईएस्ट बीडर था उसको दे दिया, फिर उसके बाद कौन सा बीडर था, 1.5 रुपीज़ वाला, तो उसने कहा ठीक है भाई अब इनको बेचूंगा नहीं तो मेरे पास तो खराब हो जाएंगे, 19 पड़े मेरे पास, तो उसने इसको बेच दिया और बाद में भी 18 पड़े, राइट, तो ये तो खराब होने, इसलिए ही डिक्रीज द प्राइस और उसको इसने सेल कर दिया। ये कब होगा, देखो ध्यान देना, ये कब होगा, जब मार्केट में क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा हो कंपेयर टू डिमांड कम हो। ठीक है, जब क्वांटिटी ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो इस टाइम पे प्राइस डिक्रीज होगा। प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, लिखो इसको, 1 मिनट देता हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिखो इसको, ये बार बार काम आएगा। ठीक है, टाइम, राइट दिस। डन, चलो अब आगे बढ़ेंगे, अब इस सिचुएशन को रिवर्स करेंगे। ठीक है, इतना समझना आपको ठीक से, चलो इसको रिवर्स करते हैं। ये आइसक्रीम वाला एग्जांपल याद रखना। अब इसको करते हैं रिवर्स। अब बात समझो, अब समझो कि वो आइसक्रीम वेंडर के पास सिर्फ एक आइसक्रीम है, क्वांटिटी कितनी है, एक है, डिमांड करने वाले फिर से ए और बी है, राइट। अब इन्होंने फिर से बोला मैं 2 रुपये दूंगा, ये अगेन सेड कि मैं 1.5 रुपीज़ दूंगा। ठीक है, अब बात समझो, इन्होंने बोला भाई मैं तो कम से कम 5 रुपये में बेचूंगा। क्यों, इनको पता था कि अपने पास क्वांटिटी एक है, डिमांड करने वाले 2 है, डिमांड करने वाले 2 है, तो क्या होगा, ये एक ही चीज़ है तो दोनों डिमांड करेंगे, भाई ठीक है एक ही है ना, 5 रुपये मांग रहे हैं, चलो एक काम करता हूँ मैं आपको 3 रुपये देता हूँ। ही विल से नहीं मैं 2 रुपये देता हूँ, फिर से डिमांड करते रहेंगे जब तक कि ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अब वो बोलेंगे नहीं मैं अभी भी नहीं दे रहा, तो विल से कि मैं चलो 3.5 देता हूँ, विल से चलो मैं 2.5 देता हूँ। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम है, तो इससे ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इसका पैसा बढ़ रहा है, हाँ कि ना, तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लेशन। ठीक है, ये कब होगा समझना बात को, जब क्वांटिटी कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, क्वांटिटी कम हो डिमांड ज़्यादा हो, इस टाइम पे प्राइस होता है राइज। क्या होता है, प्राइस राइज होता है, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अगर यहाँ पे ये क्वांटिटी के वजह 10 क्वांटिटी होती तो ये चुपचाप उसको दे देता जितने में, पर अभी क्वांटिटी एक ही है, उसको पता है कि देयर इज ए कंपल्शन, किसी न किसी को तो बाय करना पड़ेगा, नहीं बाय करेंगे तो ये दूसरा खरीद लेगा, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटी कम है और सेकंड ये तो खराब भी नहीं होने वाली,
मतलब खराबी होगी तो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है ना, एक ही है, तो कोई ना कोई तो ले ही लेगा, इसमें कोई लोड लेने वाली बात है नहीं कि नहीं बिका तो कोई ना कोई तो लेगा। तो जब क्वांटिटी कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, तो उस टाइम पे प्राइस बढ़ेगा। इस कॉल्ड इन्फ्लेशन। इसको लिख लो साइड में, इज इंपॉर्टेंट, लिखो। अल रब दिस, रब मतलब कि मैं यहाँ से थोड़ा सा खुद को निकालता हूँ, लिखो आप। थोड़ा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा लिख लेना भाई, थोड़ा ढंग से। ये स्क्रीन पे लिखना थोड़ा चैलेंज होता है। राइट राइट, टेक योर टाइम एंड राइट। और दोनों पढ़ने के बाद दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। आई गिव यू अ मिनट, डू दिस। डन, चल। आई होप हमने लिख लिया होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, जस्ट गिव मिनट या। तो आर वी क्रिस्टल क्लियर कि इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, डिमांड सप्लाई का क्या रोल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। चलो सो करते हैं फिर अब। और अब हमारी स्क्रीन को लाते हैं वापस। हाँ, अब देखो ध्यान देना है। अब यहां पे हुआ क्या, अंडरस्टैंड। पहले बात तो क्या हुआ, वहां पे सब्सिडेंस क्राइसिस आया, क्यों? क्योंकि फूड फुलफिल नहीं हो पा रहा था, चैलेंज हो रहा था, एक टाइम का आदमी को एक खाना भी नहीं प्राप्त हो पा रहा था। कॉजेस क्या था, रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फूड की क्वांटिटी का डिमांड इंक्रीज होगा, राइट। बिना फूड का कोई चल नहीं सकता, राइट। तो डिमांड विल इंक्रीज। अब डिमांड इंक्रीज के सामने सप्लाई इंक्रीज हुई क्या, नहीं, ये उतनी थी, तो सप्लाई घट गई, क्वांटिटी घट गई, राइट। सो दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स, क्योंकि पॉपुलेशन है तो खाना तो खाएंगे ही। पर क्या हुआ, पॉपुलेशन के हिसाब से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ी नहीं, राइट। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, दिस लेड टू इन्फ्लेशन। अभी हमने समझा इन्फ्लेशन कैसा था, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, क्वांटिटी नहीं बढ़ पाई, तो वो क्या होगा, पैसे बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो गरीब है, पुअर है, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इनका सब्सिस्टेंस क्राइसिस होगा। और ये क्या करेंगे, फिर रिवोल्ट करेंगे, ये रिवोल्यूशन लेके आएंगे कि क्या कर रहे हो भाई, सरकार कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जब फूड के प्राइस बढ़ जाते हैं या फिर कुछ भी हो, तो इंडिया में पीडीएस नाम का सिस्टम है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पे हम राइस, व्हीट और पल्सेस, इसको गरीब और पुअर फैमिली जो बिलो पॉवर्टी लाइन आती है, उसको 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ केजी में सप्लाई करते, ताकि उनका पेट तो भरा रहे, फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, राइट। तो ये काम किसका था, गवर्नमेंट का था। तो यहाँ उस अब वहाँ पे क्या हुआ है, मिडिल क्लास का राइज हो रहा है, जैसे कि एडवोकेट्स हमने देखा, डॉक्टर्स एक्सेट्रा, तो वो उन्होंने कहा कि ये सब गलती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट एज इन दी मोनार्क, तो मोनार्क इज रिस्पॉन्सिबल दिस, और उसके से वहाँ पे रेवोल्यूशन आएगा। तो हमने बैकग्राउंड समझा कि पहले तो पॉपुलेशन बढ़ा, पॉपुलेशन से फूड प्राइसेस मतलब कि फूड की क्वांटिटी उतनी रही, जिससे क्या हुआ, रैपिड इंक्रीज हुआ इन्फ्लेशन में। दिस बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस। अब देखो इससे क्या हुआ, पहले बात तो क्वांटिटी ऑफ फूड कम है, पहले तो फूड की क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई, इससे आया क्या, वहां पे आ गया, नहीं दिख पा रहा है ना, वहां पे आया इन्फ्लेशन, राइट। अब इसमें और एक्सट्रीम क्या हुआ, वहां पे ड्रॉट आ गए, ड्रॉट फेमाइन, ये आएगा बाई डिफॉल्ट, जब भी वैसे कुछ होगा ना तो ये आ जाता है ऑटोमेटिक, मतलब वेदर कंडीशन है, मतलब कि ड्रॉट की वजह से क्या होगा, और जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन किसका, क्रॉप्स का, वो और डिक्रीज होगा, राइट। क्रॉप का प्रोडक्शन और डिक्रीज होगा, मतलब क्या होगा, जो क्वांटिटी थी वो और डिक्रीज होगी, और डिमांड फिर और बढ़ेगी, और फिर इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन में चला जाएगा, राइट। तो ये सब चीज हुआ वहां पे, तो प्राइस वर लाइक स्काई रॉकेट, इतने ज्यादा पैसे बढ़ गए थे। समझ रहा है सब्सिडेंस क्राइसिस क्या था, उसका इंपैक्ट क्या रहा, ठीक है। तो इसको मैं सबको करता हूं रब, आई गिव यू मिनट, क्विकली राइट दिस, लिख लो।
आगे बढ़ेंगे। तो कोई आपको एग्जांपल के लिए बताया था कि कैसे अभी देखो कोविड-19 के चलते क्या हुआ है, मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, राइट, पर क्वांटिटी उतनी है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मार्ट्स हैं, राइट, उन्होंने अपना जो ऑफर था पहले का, बाय वन गेट वन, और जो डिस्काउंट देते थे वो भी उन्होंने डिक्रीज कर दिया, और इंडायरेक्टली प्राइस इंक्रीज हो गई, राइट। तो यही आप रिलेट कर सकते हो कि इन्फ्लेशन ऐसे ही आता है, जब डिमांड ज़्यादा होगी, क्वांटिटी कम होगी, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी इन्फ्लेशन। और बाद में दूसरा क्या था कि वहाँ पे ड्रॉट और फाइमाइन भी आ गए, जिससे क्वांटिटी और डिक्रीज हो गई। क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो आप इस क्या होगा, फूड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। फूड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। सबसे ज़्यादा कौन भुगतेगा, भुगतने वाला होगा स्लम्स के लोग या फिर पुअर फैमिली। इससे अंबानी को फर्क नहीं पड़ेगा, जो गरीब है उसको फर्क पड़ेगा, राइट। चलो, और हमने क्या समझा, वहाँ पे 90% पॉपुलेशन जो है वो तो थर्ड स्टेट में ही है, तो सबसे ज़्यादा हेम्पर भी यही होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब एस्टेट जनरल के बारे में कुछ समझते हैं। देखो एस्टेट जनरल क्या था, एस्टेट जनरल वहाँ का नेशनल असेंबली टाइप था। बाद में नेशनल असेंबली बनेगा, पर अभी उसका नेशनल असेंबली नहीं बोल सकते हम। उसका रीज़न है, देखो नेशनल असेंबली क्या होता है कि यहाँ पे आप पीपल जिसको वोट करेंगे वो जाके इनको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, इन द नेशनल असेंबली लाइक द पार्लियामेंट। पर यहाँ पे कुछ उल्टा किस्सा था, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे क्या था, द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर जो था वहाँ का लुइस 14, राइट, उनका एक कॉन्सेप्ट था एस्टेट जर्नल का। इन्होंने क्या किया था, थोड़ा बात समझना है, फिर हम पढ़ते हैं आगे। इन्होंने कहा था कि भाई ये फर्स्ट एस्टेट है, ये सेकेंड एस्टेट है, और ये थर्ड एस्टेट है। तो टोटल वहाँ पे सिर्फ 3 वोट्स दिए उन्होंने, 3 वोट्स डिवाइड किए, एक इनको दिया, एक इनको दिया, और एक इनको दिया। मतलब कि ये जो पूरा 90% पॉपुलेशन था, इन सबको मिला के सिर्फ 1 वोट, सेकेंड एस्टेट को सिर्फ 1 वोट, थर्ड मतलब फर्स्ट एस्टेट को भी 1 वोट। अब कोई भी लॉ या फिर कोई भी बिल पास करना है तो ये रिक्वायर मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब ये दोनों तो उनके अगेंस्ट कभी बात करेंगे क्या, इनकी वजह से तो उनको प्रिविलेजेस मिलता है, इनसे टैक्स नहीं ले रहे। तो हमेशा 2 मतलब कि अभी 3, देखो टोटल वोट कितने हैं, 3 है, 3 में से अगर 2 भी वोट मिल गए, 2/3 भी वोट्स मिल गए उनको, तो दे आर पास। मतलब भले भी अगर ये नहीं भी बोले तो दे आर गेटिंग द मैक्सिमम वोट्स और वो बिल पास हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, ये था लुइस 16 का, मतलब लुइस 14 का। इसलिए हम उनको बोलते हैं ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर। उनको पता था एक्चुअली डेस्पोटिक रूल को कैसे, शासन कैसे करना है। अब यहाँ की बात समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या फिर, और अचानक क्या हुआ। देखो, हियर द पॉलिटिकल बॉडी नोन एज द एस्टेट जर्नल टू विच 3 estates सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू डिस्कस द कॉन्टेम्परेरी इशू। कॉन्टेम्परेरी इशू कुछ भी हो सकता है, राइट, कि टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस दिखाने के लिए था, ये बस शो ऑफ था। एक्चुअल में यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, बस दिखाने के लिए। अब हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल द मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। मतलब यहाँ पे सिर्फ मोनार्क डिसाइड कर सकता है। अगर लोग बोलेंगे, थर्ड स्टेट बोलेगा भाई टैक्स ज़्यादा बढ़ गए तो आओ, तो नहीं, ओनली मोनार्क हैज़ द राइट। इसलिए उसको बोलते हैं डेस्पोटिक, जब वो चाहे तभी बुला सकते हैं, वरना अपने मर्जी से कोई भी नहीं आ सकता। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। 1614 से सोचो, उसके बाद तो लुइस 16 भाई साहब भी आ गए, राइट। और फिर भी इतने सालों से, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, राइट, फिर भी एक भी मीटिंग नहीं हुआ था। समझ में आया। ईच स्टेट हैड 1 वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब कि यहाँ पे ये क्लर्जी है, इनको 1 वोट है। यहाँ पे कौन है, नोबल्स, इनको वोट। और ये देखो पूरी 90% पॉपुलेशन, इनको मिला के 1 वोट है। और पास करने के लिए इतना चाहिए, दोनों का वोट भी आ गया तो पास हो जाएगा, 2/3 मेजोरिटी आ गया, पास। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट था कि कोई उनका क्वेश्चन को भी अथॉरिटी ना कर सके, क्वेश्चन ना कर सके, क्योंकि ही न्यू कि हमने मेजोरिटी से पास किया और आप सबने वोट किया था। अब द एस्टेट जर्नल हैड द पावर टू इंक्रीज द टैक्सेस। मतलब टैक्सेस इंक्रीज करना हो तो यहाँ पे आना पड़ेगा। और कौन बुलाएंगे, आपके मोनार्क बुलाएंगे। मोनार्क बोलेंगे आओ भाई, हमारे जो पैलेसेस है और जो आर्मी है इनके लिए पैसा कम पड़ रहा है, तो आई रिक्वायर मनी। तो यहाँ पे बुला लेंगे एस्टेट जनरल में, ये दोनों तो हाँ हाँ बोलेंगे, ये नहीं भी बोलेंगे तो क्या हुआ, बिल पास होगा। तो जहाँ पे पहले 10% बढ़ रहे थे, अब इनको 15% भरना पड़ेगा, उनको चुपचाप भरना पड़ेगा। क्यों, अब इनके पास तो डिवाइन राइट है ना मोनार्क के पास, तो जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे। और सेकंड, एस्टेट जनरल ने उसको पास कर दिया है। तो दिस इज हाउ देयर वाज अ डेस्पोटिक रूल। मतलब कोई पैटर्न नहीं था, पीपल्स का विल इंपॉर्टेंट नहीं था, दे वांटेड दे कैन रूल एनी हाउ। समझा, इसलिए इसको डेस्पोटिक बोलते हैं। दिस इज द रोल ऑफ एस्टेट जर्नल। 1 मिनट देता हूं, शॉर्ट में इसको लिख लो। Take your time and write this.
चलो लिख लिया हुआ, राइट। आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देना है। और एसे जनरल क्या था, डिस्पोटिक रूल क्यों था, ये सब आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब एज ऑफ एनलाइटनमेंट, इसका मतलब क्या है, अभी हमने समझा था वहाँ पे कौन थे, वहाँ पे थे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, फिर ट्रेडर्स या फिर मर्चेंट्स, जो कि डिफरेंट कॉलोनीज में जा रहे थे। कॉलोनी मतलब दूसरे दूसरे मोनार्क थे वहाँ पे जा रहे थे, तो उनको पता चला वहाँ पे तो थोड़े बहुत लिबरल है, ठीक है, लिबरल है, या फिर वहाँ पे लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फर्टर्निटी है, ब्रदरहुड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दे स्टार्टेड डिमांडिंग दिस। क्यों? अब वो पढ़ने लिखने लग गए थे, राइट। दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। तो उससे वजह से क्या हुआ, एक एनलाइटमेंट एरा आएगा। एनलाइटमेंट एरा मतलब क्या, जहाँ पे वो क्वेश्चन करेंगे और लोगों को समझाएंगे। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कभी ऐसे गुरु जी आते हैं और हम उनसे ज्ञान लेते हैं, राइट। राइट, अभी रामायण देखा होगा तो वहाँ पे आपको समझता होगा कि कैसे उस टाइम पे टीचिंग होती थी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आइडियाज, मॉडर्न थॉट्स, क्या है, मॉडर्न थॉट्स, आइडिया स्टार्टेड फ्लोइंग, राइट। तो यही हुआ यहाँ पे भी, थोड़ा ध्यान देना है। अब देखो हुआ क्या, 17th एंड 18th सेंचुरी वॉज द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। यही एज की वजह से क्या हुआ, इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय, सुना होगा आपने, राइट। ही डिमांडेड टू बैन द सती। ये मॉडर्न थॉट था, राइट। तो ऐसे ही आया था एनलाइटनमेंट एरा का, इंडिया में भी रेपोकेशन दिखा था, उसका इफेक्ट दिखा था, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे। अभी के लिए क्या है कि आपको क्या समझना है कि 17th और 18th सेंचुरी में क्या हुआ, वहाँ पे एज ऑफ एनलाइटनमेंट आया। कैसे? वेरियस फिलोसोफर्स पुट फॉरवर्ड देयर थियरीज फॉर द स्टेट टू बी यूज्ड एज एन इक्वालिटी एंड फ्रीडम। अब वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए, उससे नए ऑथर्स राइज हुए, उन्होंने अपना लिखना स्टार्ट किया, उन्होंने डिमांड किया कि लिबर्टी और इक्वालिटी और फर्टर्निटी होना चाहिए वहाँ पे। जॉन लॉक की साइड इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने एक थ्योरी दी, इसको बोलते हैं हम 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट्स, डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट टू द मोनार्क। जॉन लॉक ने कहा कि ये जो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ही लाइक क्वेश्चन द डिवाइन राइट्स। जो मोनार्क बोलते थे ना, मेरे पास डिवाइन राइट्स है और मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है, उन्होंने उसको क्वेश्चन किया, बोला मैं नहीं मानता है, और उन्होंने रिफ्यूज किया। इसके अलावा स्पार्क आया वहाँ के लोगों में, बोले हाँ यार, हमने इस बारे में तो सोचा ही नहीं कि इनके पास राइट किसने दिया इनको, हमने तो आज तक भगवान को देखा नहीं। तो इससे क्या हुआ, आइडियाज आ रहे हैं नहीं, क्यों, बिकॉज ऑफ द बुक्स दे स्टार्टेड रीडिंग। फिर जून जैक रूसो ने क्या कहा, प्रपोज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना कि इन्होंने क्या किया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट, कि पीपल और लोगों के बीच में, पीपल और उनके जो मोनार्क है, जैसे कि हम मोनार्क कैसे रूल करते हैं इंडिया में, कैसे होता है, एमपीज होते हैं, फिर एमएलएज होते हैं, इनके बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, थोड़ा ध्यान देना, कि जो पीपल डिमांड कर रहे हैं इन पे कंपल्सन है कि उसको फुलफिल करे, राइट। अगर ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमको फूड ग्रेन्स मिलना चाहिए सस्ते में, राइट, तो इनको देना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो ये इसको चेंज कर देंगे, कोई नए आदमी को लाएंगे, राइट। तो देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे दोनों का अकाउंटेबिलिटी हो। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है क्या, नहीं, यहाँ पे आदमी के पास डिवाइन राइट्स है तो यू कांट क्वेश्चन हिम। तो उन्होंने कहा, रूसो ने कहा कि देयर शुड बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसमें और बात की मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि द स्पिरिट ऑफ लॉस। इन्होंने कहा प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन दी गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। उन्होंने कहा कि ये सब पावर किसी एक आदमी के पास नहीं होता है, देयर शुड बी अ डिवीजन, जैसे जुडिशरी अलग होगा, एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव अलग होगा, लेजिस्लेचर से। अभी लेजिस्लेचर क्या करता है, दे आर द वन हु मेक्स द लॉ, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करेगा, राइट। देन जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट, जो लॉ बनाया वो सही था कि नहीं, बेस्ड ऑन सम कॉन्स्टिट्यूशन और बुक ऑफ लॉ, राइट, पढ़ा ना हमने। अब उन्होंने कहा कि अगर सब पावर किसी एक आदमी के पास होगा इन द नेम ऑफ मोनार्की, तो गड़बड़ है, ये तीनों पार्ट डिवाइड होना चाहिए। इसलिए हमारे पास जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट के नाम पे, एग्जीक्यूटिव के नाम पे हमारे पास आईएएस ऑफिसर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, लेजिस्लेचर के नाम पे हमारे पास एमपीज है, एमएलएज है, राइट। तो तीनों एक नहीं है ना, तीनों पावर डिवाइडेड है, ताकि क्या हो, अच्छा फंक्शनिंग हो, स्मूथ गवर्नेंस हो। तो उन्होंने भी यही बात की, उन्होंने कहा कि द स्पिरिट ऑफ लॉस के अंदर, उनका बुक था स्पिरिट ऑफ लॉस, मॉन्टेस्क्यू प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस आइडिया रेवोल्यूशनाइज द आउटलुक ऑफ द पीपल। इससे क्या होगा, पीपल के पास क्या हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ, उनके पास थॉट्स आए, और दे स्टार्टेड डिमांडिंग मतलब कि अभी वो रस्ते पे आएंगे, डिमांड करना स्टार्ट करेंगे, वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट द मोनार्क, उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये सब हुआ। तो लिखो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के अंदर द रोल ऑफ 3 ऑथर्स जो हमने पढ़ा, फिलोसोफर्स, जॉन लॉक का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, रूसो ने क्या थ्योरी दी, फिर स्पिरिट ऑफ लॉस के अंदर मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा। इसको ऐसा टेबल बना लो और लिख लो किसने क्या कहा, इंपॉर्टेंट है।
I'll give you a minute. Do this. लिखना है. डन. लिख लियो क्या? तो समझ के लिखना है, बस रटना मत. जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे फ्लो को फॉलो करो तो समझ जाएगी सब बातें. राइट. वर्ल्ड हिस्ट्री है, थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए, बट इंटरेस्टिंग भी है. राइट. कैसे ये सब आइडिया आया. और ये सेम आइडिया यू कैन सी इन इंडिया एज वेल. ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी हमारे प्रेम्बल में मेंशन है ना. कहाँ पे मेंशन है बताना. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी. थोड़ा मालूम होना चाहिए प्रेम्बल में. वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो ये सब आइडिया यहीं से आया है. राइट. ये एनलाइटमेंट एरा था, सब जगह फैलेगा, अच्छी बात थी. राइट. चलो सो करते हैं रब और बढ़ते हैं आगे. अब हम समझेंगे कि वहाँ पे क्या क्या हुआ और ये फ्लो इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ क्या हुआ. पहले तो वहाँ पे सेशन होगा स्टेट जनरल का, जहाँ पे उनको बात मानी मोनार्क डिस्कार्ड कर देगा, जिससे वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन आएगा नेशनल असेंबली का. नेशनल असेंबली के बाद वहाँ पे आउटब्रेक का रेवोल्यूशन होगा, मतलब कि लोग रस्ते पे आ जाएंगे और तोड़फोड़ करना स्टार्ट करेंगे. फिर वो चेंज करेंगे, मोनार्क को कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क में लाएंगे, फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. ये सब चीज़ें हम आराम से पढ़ेंगे. राइट. अभी के लिए हम ये समझते हैं सेशन ऑफ स्टेट जनरल, यहाँ पे हुआ क्या था, इनको कैसे हम चेंज करेंगे. बाद में इनका गुलेटिन होगा, इनको मार दिया जाएगा. फिर हम पे एक बुक ऑफ लॉ बनेगा, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, वहाँ पे उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. इसमें क्या होगा, राइज होगा पीपल का. वैसे नारे लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, चेंज लाना पड़ेगा. ठीक है. ये सब कैसे होगा, बिकॉज ऑफ द आइडियाज. राइट. चलो ये सबको समझते हैं और पहले समझते हैं सेशन क्या हुआ था स्टेट जनरल का. अब देखो वहाँ का स्टेट जनरल का सेशन कैसे था. सेशन होता था, वहाँ पे डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज बैठते थे और जो थर्ड स्टेट था उसके कुछ ही लोग वहाँ पे बैठ पाते थे. राइट. अब देखो क्या समझना है हमें कि ये स्टेट जनरल को बुला कौन सकता है, ओनली दी मोनार्क. राइट. जब उनका मन करेगा तब बुलाएंगे, बाकी कोई बुला नहीं सकता. तो ऑन 5 मई 1798 1789, ठीक है 98 नहीं. अब ये क्यों बुलाया इन्होंने, याद रखना कि बैकग्राउंड में क्या हुआ है, क्राइसिस आ रहे हैं. हाँ कि ना. सब्सिस्टेंस क्राइसिस है, फूड की क्राइसिस है. सेकेंड, बर्डन बढ़ गया ना. बर्डन बढ़ गया है किस पे, मोनार्क पे. क्यों, एक तो आर्मी, सेकेंड उसके पैलेसेस, और फिर उसने ये आर्मी को भेज दिया था वॉर में. इस सबसे क्या हुआ, उसका डेप्थ याद आ रहा है ना, डेप्थ वो बढ़ गया था डबल रेट से. अब डबल रेट से पैसा बढ़ गया था, डेप्थ बढ़ गया था, तो ही हैज़ टू अर्न मोर. अर्निंग बढ़ाना पड़ेगा. अर्निंग बढ़ाने का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्स. तो अब वो टैक्स बढ़ाने के लिए उनको बुलाएंगा. ठीक है. ही विल कॉल देम टू इंक्रीज द टैक्सेस. टैक्सेस कहाँ से पास होते हैं, स्टेट जनरल से. तो हमने समझा था हर आदमी, हर स्टेट के पास एक ही वोट है, तो दोनों तो हाँ बोलेंगे तो ऐसे टैक्स बढ़ जाएगा. तो यहीं पे ऐसा कुछ होगा, पर यहाँ पे एक रेवोल्यूशन आएगा. समझते कैसे क्या आएगा. देखो ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर असेंबली ऑफ स्टेट जनरल इन द हॉल ऑफ वर्सेलिस. वर्सेलिस में बुलाया टू पास अ प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस. न्यू टैक्सेस क्यों, ताकि उसका जो डेप्थ है उसको वो कम कर सके. द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब इनके 300 लोग आए थे. वाइल द थर्ड स्टेट सेंट 600 एजुकेटेड मेंबर्स. अब देखो यहाँ पे सिर्फ 600 लोगों को भेजा. क्यों, पास समझो, इनका तो 90% पॉपुलेशन था वहाँ पे, उसमें से बस 600 पीपल. अब इनको कुछ रैंडमली उठा के भेजा था, मतलब राइट, दे वर नॉट इलेक्टेड, बस वो एजुकेटेड उसके नाम पे उनको वहाँ पे भेज दिया. तो पहले बात तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं था यहाँ पे. क्या था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन वॉज लैकिंग. ये लोग बस कितने परसेंट थे, 10% थे, उनके 300 मेंबर्स थे वहाँ पे. 90% है, उनके सिर्फ 60 मेंबर्स हैं. तो ये तो गलत बात है. राइट. तो ये गलत है. राइट. तो यहीं पे वहाँ पे भी यही बात हुई थी. अब इसके वजह से क्या होगा, पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग. क्या डिमांड करेंगे, थोड़ा समझो बात को. सो करते रहो. अच्छा यहाँ से चले गए क्या. अब देखो, अब उसमें और डिस्क्रिमिनेशन हुआ. और क्या हुआ वहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन हुआ. डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या हुआ, प्लीजेंट्स, आर्टिसंस, वुमेन. इंपॉर्टेंट है वुमेन. इनको किसको भी राइट नहीं देता. दे वर नॉट इवन अलाउड टू एंटर द असेंबली. डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, दे वर केप्ट आउटसाइड. बाद में वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैज बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैज 1 वोट. हमने अभी समझा था, इसको भी 1 स्टेट को भी, सेकेंड स्टेट को भी 1 वोट, इनको भी 1 वोट, थर्ड स्टेट को भी 1 वोट, इनको भी 1 वोट, सेकेंड को भी 1 वोट.
और 2/3 वोट मिल गया तो बिल पास हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी यही पैटर्न चलता था अभी तक। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैज 1 vote, member of the third state demanded that the voting now conducted by assembly as whole where each member has 1 vote। मतलब उन्होंने बोला थर्ड स्टेट है, हमारे पास 90% पॉपुलेशन है, हमने 600 लोग को भेजा है, तो एटलीस्ट ये 600 लोग को तो 1 वोट दो, मतलब हर आदमी के पास 1 वोट होना चाहिए। अब ऐसा होगा तो क्या होगा, बात समझो। देखो हमने क्या समझा, 90% पॉपुलेशन है, राइट, 90% पॉपुलेशन है। अब इनके रिप्रेजेंटेटिव कितने थे वहाँ पे, बस 1 मिनट देना। 90 में से इनके रिप्रेजेंटेटिव समझो 600, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के कितने थे, थोड़ा अच्छा कलर लेते हैं कि कितने थे, 1 मिनट, हाँ थोड़ा ढंग का कलर लेते हैं, हाँ कितने थे वहाँ पे 300। अब टोटल वोट्स कितने हैं, अगर इनको ही पकड़े तो हम 900 वोट्स है, राइट। मतलब कि अगर इन्होंने सबने हाँ भी बोला और इन सबने ना बोला तो इनका मेजोरिटी होगा और वो बिल पास नहीं होगा। जब क्या होगा, जब 1 person 1 vote होगा, अंडरस्टैंड, जब 1 person 1 vote होगा तो दे कैन इजीली डिस्कार्ड, इनका मेजोरिटी जो था उसको खत्म कर सकते हैं और ये लोग मेजोरिटी में आ सकते हैं। इसलिए दे सारे डिमांडिंग कि एक पर्सन को 1 वोट होना चाहिए। आर वी क्लियर कि बाउंसर जा रहा है, हाँ टाइम लगेगा, थोड़ा ध्यान देना तो समझ जाओगे। तो ने क्या कहा कि अभी जो पूरे स्टेट को आप 1 वोट दे रहे हो वो हटाओ और एक आदमी को 1 वोट दो, 1 person 1 vote। मेंबर ऑफ द स्टेट डिमांडेड वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय असेंबली एज अ कंप्लीट एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 vote। द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल। वो क्यों, देखो मोनार्क एक्सेप्ट करेगा ये बात को, नहीं, उसका पावर डाइल्यूट हो रहा है। सेकंड, जो वहां पे उसके फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे वो घबरा गए, वो नहीं नहीं इसको एक्सेप्ट मत करना, तो ही रिजेक्टेड। अब जब इसको रिजेक्ट किया तो जो वहां पे थर्ड स्टेट के लोग थे दे स्टार्टेड वॉकिंग आउट, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करना स्टार्ट किया, वो बाहर निकल गए वहां से। क्लियर है, हाँ। अब इसके बारे में और पढ़ेंगे आगे, अभी के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। अभी क्या करना है आपको, 1 मिनट देता हूँ, इसको आराम से लिख लो कि क्या हुआ था वहाँ पे, वाई डिड दे स्टार्टेड डिमांडिंग, वाई डिड दे वॉक आउट। फिर यहाँ से टेनिस कोर्ट पे चले जाएंगे, वहाँ दे विल स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर द फ्रीडम, और वहाँ पे रेवोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इतना लिखो कि हाउ वाज द कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, टाइम एंड राइट दिस। तो ठीक है, तो इसको लिख लो आराम से पॉज करके, राइट। और मीनवाइल हम फिर मिलेंगे, राइट। अभी के लिए और ज़्यादा पढ़ा है तो बाउंसर चले जाएगा। तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि हमने वहाँ पे सोशल कॉम्पोजिशन कैसा था, ठीक है, फिर रोल ऑफ मिडिल क्लास, फिर एनलाइटनमेंट एरा, एनलाइटन कैसे हुए लोग, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, रोल ऑफ फिलोसोफर्स थिंकर्स, उन्होंने क्या आइडिया दी लोगों को, राइट। और फिर थर्ड स्टेट का रोल, जहाँ से 1 वोट कंप्लीट से लेके 1 man 1 vote पे आ गए वो। ठीक है, ये सब आइडिया कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ दिस आइडिया। देखो 1 man 1 vote ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया था, बिकॉज ऑफ द थिंकर्स, राइट। जो थिंकर्स थे वहाँ पे, वहाँ से आइडिया आया ये कि पहले बात तो डिमांड राइट्स कुछ नहीं होती, राइट। सेकंड उन्होंने कहा था कि सब इक्वल है, याद आ रहा है ना, दिस आर डिमांडिंग फॉर इक्वालिटी। उन्होंने कहा हम जब सब इक्वल है तो आपको ज़्यादा वोट क्यों, और हर इंडिविजुअल को अपना वोट होना चाहिए, हर एक का अपना वॉइस है, राइट, हर एक का अपने आइडियाज होते हैं, तो सबको सुनना चाहिए हमने, राइट। तो इसके वजह से ही इसका मेन रोल किसका था, द मेन रोल बिहाइंड दिस वॉज द थिंकर्स और फिलोसोफर्स, राइट। चलो, तो अभी के लिए यहीं रुकेंगे हम, नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। तो ध्यान से पढ़ना है और खुद के पर्सनल नोट्स बना लेने हैं। चलो, ये सेम चैप्टर कंटिन्यू होगा फिर 10th में भी, ठीक है। तो विल स्टॉप हियर, राइट। मिलते जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।